Hello students, welcome back with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग कॉमर्शियल स्टडीज में चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो उम्मीद करता हूँ वहां तक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया था। आज स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर नंबर 19, नेचर एंड स्कोप ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है और हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो देखो, फॉरेन ट्रेड को हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं, याद रखना। फॉरेन ट्रेड को हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे बात आती है ट्रेड की। ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, वो जगह जहां पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड। बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, दैट मींस ट्रेड। अब यहाँ पर क्या लिखा? इंटरनेशनल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, तो जब कभी भी बाइंग एंड सेलिंग हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर होती है, अगर बाइंग एंड सेलिंग आर डूइंग विद इन आवर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, अगर विद इन आवर ज्योग्राफिकल, अगर हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर हो रही है तो वो क्या होगा? हमारा कौन सा ट्रेड होगा? डोमेस्टिक ट्रेड। लेकिन अगर बाइंग एंड सेलिंग हमारी क्या हो रही है? अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर हो रही है, यानी कि इंडिया की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है किससे? अमेरिका से। भाई अमेरिका से कुछ सामान आ रहा है, इंडिया में जा रहा है, मतलब दूसरी कंट्री से बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड। या फिर आप चाइना से कोई सामान मंगा रहे हो या कोई भी चीज है, या फिर हमारे यहाँ से जा रहा है चाहे आ रहा है, बाइंग हो रही चाहे सेलिंग हो रही, कुछ भी हो रहा है किसी भी अदर कंट्री से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो क्या लिखा है बुकिश लैंग्वेज में, फॉरेन ट्रेड रिफर्स टू ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड क्या रिफर करता है? ट्रेड हो जहां बाइंग एंड सेलिंग हो, किससे? हमारे फॉरेन कंट्रीज से। ठीक, इट मींस बाइंग एंड सेलिंग, इसका मतलब क्या? इट मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बाय वन कंट्री विद अदर कंट्रीज। इसका मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग हो रही है किसकी? एक कंट्री की अदर कंट्रीज से। समझ में आई बात? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया अच्छे से। अब आगे देखो, फॉरेन ट्रेड कैन बी थ्री काइंड्स। फॉरेन ट्रेड को तीन पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1 इंपोर्ट ट्रेड, नंबर 2 एक्सपोर्ट ट्रेड एंड थर्ड इज ऑन ट्रीपोर्ट ट्रेड। ठीक है, तो नंबर 1 पर है इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है पहले समझो। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है जब कभी भी गुड्स यानी कि सामान आप किसी कंट्री से अपनी कंट्री मंगाते हो। मान लो ये है आपका चाइना, ये है आपका इंडिया, आपने कुछ गुड्स चाइना से इंडिया में मंगाए, मतलब बाहर से हमारी कंट्री में सामान आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। तो यहां पर क्या हो रहा है? इंपोर्ट ट्रेड हो रहा है। जब बाइंग एंड सेलिंग होती है और जब हम सामान किसी और कंट्री से अपनी कंट्री में मंगाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंपोर्ट ट्रेड। नंबर 2 पर आता है एक्सपोर्ट ट्रेड। जब हम अपना सामान इंडिया से चाइना भेज रहे हैं, इंडिया से बांग्लादेश भेज रहे हैं, कहीं भी भेज रहे हैं, तो जब बाइंग एंड सेलिंग हो रही है लेकिन हम अपना सामान किसी और कंट्री भेज रहे हैं, उसको हम लोग क्या बेचते हैं? बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। समझ में आ गई बात? इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड। क्लियर है? और थर्ड क्या है? थर्ड होता है ऑन ट्रीपोर्ट ट्रेड। ऑन ट्रीपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है? ऑन ट्रीपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है, आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, ये है आपका इंडिया, ठीक है, ये है आपका इराक, और ये मान लो आपका है बांग्लादेश। ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लो ये तीन कंट्री है, इंडिया, इराक, बांग्लादेश। तो इंडिया ने क्या किया? इराक से पेट्रोल लिया, इसमें अपना प्रॉफिट ऐड किया और बांग्लादेश को भेज दिया। मान लो 50 रुपए लीटर इससे पेट्रोल खरीदा इराक से, और उसमें अपना प्रॉफिट लेके 60 रुपीज में बांग्लादेश को बेच दिया। 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया इंडिया को। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन ट्रीपोर्ट ट्रेड। यानी कि जहां पर तीन कंट्री हो, आप किसी कंट्री से सामान मंगाओ और उसमें अपना प्रॉफिट लो और किसी अदर कंट्री को बेच दो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन ट्रीपोर्ट ट्रेड। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये आपके तीन ट्रेड होते हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक, अब देखो आगे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है या फिर फीचर्स क्या क्या होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के? नंबर 1 पर है टेरिटोरियल स्पेशलाइजेशन। टेरिटोरियल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितनी भी कंट्रीज है, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कोई भी हो, आप अमेरिका को ले लो, किसी को भी ले लो, इंग्लैंड, है ना, जितनी भी कंट्री है, सबके अपने क्या होते हैं? स्पेशलाइजेशन होते हैं। टीचर है, कोई कॉमर्स का टीचर है, कोई मैथ्स का है, कोई फिजिक्स का है, सबका अपना अपना स्पेशलाइजेशन है। तो उसी तरह
इन जितनी भी कंट्रीज हैं उनका भी स्पेशलाइजेशन होता है। कुछ कंट्रीज होती है जैसे हमारी कंट्री है, वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के लिए जो है मशहूर है। भाई हमारे यहाँ टी हो गई, जूट हो गया, कॉटन हो गया, ये सारी चीजें क्या है हम लोग का नेचुरल रिसोर्स से अपने आप मिलते हैं। यहाँ पे मतलब अपने आप होता है। अब कुछ गल्फ कंट्री देख लो, वहां पर पेट्रोल भी है बेशुमार है, हमारे यहाँ पेट्रोल है नहीं। हमारे यहाँ पेट्रोल है नहीं, और गल्फ कंट्री सऊदी हो गया, दुबई हो गया, वहां पे कितना है पेट्रोल बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट ज्यादा है ना। तो अलग अलग कंट्री की अपनी अपनी क्या है स्पेशलिटी है। तो हर जगह अपना अपना वहां पर सामान उस तरह के क्या होते हैं सस्ते पड़ते हैं। क्या होते हैं भाई स्पेशलिटी, तो वहां पर सामान क्या पड़ेंगे सस्ते पड़ेंगे। तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो इंडिया है, अगर इंडिया जूट वगैरह बनाता है ना, टी वगैरह मंगाता है, तो जो मान लो जो अमेरिका है, अमेरिका क्या करता है खुद उसकी क्रॉप्स नहीं उगाता है, ठीक है। अब खुद की उस जो है टी वगैरह की क्रॉप्स वगैरह नहीं निकालता, क्या करता है वो इंडिया से खरीदता है। भाई इंडिया से अगर खुद करेगा उसको वो सामान महंगा पड़ेगा, तो वो क्या करता है इंडिया से अपनी कंट्री में क्या करा लेता है इंपोर्ट करा लेता है। उसी तरह स्टील है, स्टील मान लो अमेरिका में बनता है ना, तो वो क्या करता है यूके में बनता है, तो वहां से सस्ता पड़ता है। तो ये क्या करता है इंडिया क्या करता है खुद ना करके अमेरिका से मंगा लेता है, सॉरी अमेरिका यूके से कोई कंट्री वहां से मंगा लेता है। क्यों मंगा लेता है भाई, क्योंकि वहां से सामान सस्ता पड़ रहा है। इंडिया में स्टील प्रोड्यूस किया जाएगा तो महंगा पड़ेगा, इसलिए हमने कहां से मंगा लिया यूके से मंगा लिया। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी आती है टेरिटोरियल स्पेशलाइजेशन में। तो हर कंट्री की अपनी अपनी क्या है स्पेशलाइजेशन होता है, वो उस प्रोडक्ट में माहिर होते हैं, इसीलिए उस प्रोडक्ट को ज्यादा फोकस करते हैं। नंबर 2 इंटरनेशनल कंपटीशन। नंबर 2 इंटरनेशनल कंपटीशन। भाई इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरनेशनल कंपटीशन होता है। भाई अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो दूसरी जो कंट्री है, दूसरी कंट्री की जो कंपनी है वो भी हमारे यहाँ के अपने प्रोडक्ट को भेज रही है, बेच रही है ना। तो हमारा कंपटीशन किससे, अपनी कंट्री वालों से तो है ही, जो बाहरी कंट्री आ रही उनसे भी कंपटीशन है हमारा। समझ में आ रही बात, तो इंटरनेशनल कंपटीशन हो जाता है। जैसे मोबाइल देखो, लावा था, माइक्रोमैक्स हमारी कंट्री के थे, अब वीवो आए, ओप्पो आए, एमआई आए, उसके आगे क्या हुआ बेचारे माइक्रोमैक्स वाले हम लोग की कंट्री वाले प्रोडक्ट क्या हो गए बैठ गए ना, कोई खरीद नहीं रहा है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इसी तरह से इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। जब कंपटीशन होगा तो अपना भी नुकसान है, जो अपने प्रोडक्ट का भी नुकसान है, तो इसलिए कंपटीशन बढ़ेगा तो अच्छा प्रोडक्ट हमें बनाना पड़ेगा, ठीक। नंबर 3 सेपरेशन ऑफ सेलर्स फ्रॉम बायर्स। इसमें क्या होता है सेपरेशन ऑफ सेलर्स फ्रॉम बायर्स। सेलर्स और बायर्स दूसरे से बहुत अलग होते हैं, इनकी आपस में जल्दी मुलाकात वगैरह नहीं होती। क्यों, क्योंकि भाई एक दूसरी कंट्री में, एक दूसरी कंट्री में सारा काम किससे करवाते हैं, ये मिडिल मैन के थ्रू करवाते हैं, मिडिल मैन के थ्रू करवाते हैं। क्यों, क्योंकि भाई अब इतना प्रोसीजर लंबा होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, तो इतना इजीली नहीं है, तो सारा काम कौन करता है मिडिल मैन के थ्रू होता है। नंबर 4 लॉन्ग चेन ऑफ मिडिल मैन। क्या बोल रहा है, वही 4th पॉइंट रिलेट कर रहा है थर्ड से, लॉन्ग चेन ऑफ मिडिल मैन। मिडिल मैन की क्या होती है बहुत लंबी चेन होती है, क्योंकि इतना लंबा प्रोसीजर होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, इतना इजी नहीं होता है कि आप बाइंग एंड सेलिंग यूं ही कर लो। तो उसमें गवर्नमेंट की बहुत सी चीजें होती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, बहुत से टैक्स लगते हैं, पैसा ट्रांसफर करना होता है तो उसमें बैंक का काम होता है, मिडिल मैन कोई भी चीजें ट्रांसफर करानी है, तो ये सारी चीजें बहुत सी चीजें होती है। तो उसमें मिडिल मैन का रोल क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होती है लॉन्ग चेन ऑफ मिडिल मैन, बीच के आदमी बहुत ज्यादा होते हैं जो सारे काम करवाते हैं बायर और सेलर्स के, ठीक है। नंबर 5 म्यूचुअली एक्सेप्टेबल करेंसी। म्यूचुअली एक्सेप्टेबल करेंसी का मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब देखो हमारे यहाँ इंडिया में क्या चलता है रुपीस चलता है, अब दूसरी कंट्री वहां पर कोई और करेंसी चलती होगी, तो अब वहां पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है म्यूचुअली एक्सेप्टेबल करेंसी, ऐसी करेंसी जो वर्ल्ड वाइड चलती हो, जो दोनों जगह चलती हो, एक्सेप्ट हो जाती हो। और आपको पता है कौन सी करेंसी जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, एक तो डॉलर है, दूसरा क्या है पाउंड है। तो एक डॉलर एक पाउंड है, तो वो दो जो करेंसी चलती है तो वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं म्यूचुअली एक्सेप्टेबल करेंसी, जो कि हर जगह एक्सेप्टेड हो उसी को एक्सेप्ट किया जाता है। नंबर 6 गवर्नमेंट कंट्रोल। नंबर 6 गवर्नमेंट कंट्रोल। इसमें किसका कंट्रोल होता है भाई, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट देखती रहती है, जब इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट उस पे सारी चीजों पे कंट्रोल रखती है। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, अगर उसको कोई चीज गलत लगती है तो फिर वो एक्शंस भी लेती है। इसलिए गवर्नमेंट का इस पे क्या होता है पूरी तरह से फुली कंट्रोल होता है। ये आपके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपके बुक में शायद 7 या 8 दे रखे, बट 5 इनफ है, मैंने एक ज्यादा ही बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा यहाँ तक। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड और
डोमेस्टिक ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलो आगे कंप्लीट करते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है। देखो, इंटरनल ट्रेड का मतलब समझते हैं ना, डोमेस्टिक ट्रेड, जो क्या बाइंग एंड सेलिंग हमारी विद इन कंट्रीज होती है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड। और जब बाइंग एंड सेलिंग हमारी जो है किसी और कंट्री से होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस क्या है। नंबर वन है आपका ज्योग्राफिकल लिमिट्स। नंबर वन ज्योग्राफिकल लिमिट्स मतलब जो भी बाइंग सेलिंग होती है, वही जो भी मैंने बताया है ना, विद इन कंट्री होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड। और जब हमारी बाइंग सेलिंग क्या होती है, आउट ऑफ द कंट्री होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। यही पहला डिफरेंस हो गया। नंबर टू, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो इंटरनल ट्रेड में जो ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे हमें सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजाना होता है, उसमें हम लोग रेलवे का यूज करते हैं। ठीक है, आपका ट्रक वगैरह का यूज करते हैं, है ना, ये सारे ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, इसमें आराम से चला जाता है सामान। लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है, भाई आप दूसरी कंट्री में भेज रहे हो, ट्रक से तो नहीं भेजोगे, है ना, समझ रहे हो कि समझ रहे हो, अब ट्रेन से तो नहीं जाएगा, समुद्र में कैसे ट्रेन चलेगी, ये सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक्सटर्नल ट्रेड में हम लोग इसका यूज करते हैं जनरली शिप का। किसका यूज करते हैं, शिप का यूज करते हैं। समझ में आ रही बात। तो वहां पर क्या आता है, पानी वाला जहाज जानते हो ना, जो मर्चेंट नेवी में लोग काम करते हैं, तो उसका यूज होता है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या होता है, रेलवे वगैरह का होता है या रोडवेज वगैरह का होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, हवाई जहाज का होता है, पानी वाले जहाज का होता है, किसमें, आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये डिफरेंस होता है। ठीक, नंबर थर्ड, करेंसी का। अगर इंटरनल ट्रेड बाइंग सेलिंग हो रही है, अपने नोट से, अपने जेब से नोट निकाला भाई, 50 वाला 100 वाला जिसमें गांधी जी बने हुए हमारे, उसको दिया, वो चल जाता है, यानी कि रुपीस में काम हो जाता है। लेकिन जब बाहरी कंट्री में जाओगे, वहां से सामान खरीदोगे, मिलेगा क्या, वहां पर तो अपना रुपीस चलेगा नहीं। समझ में आ रही बात। वहां पे कौन सी चाहिए होता है, डॉलर चाहिए होता है। तो करेंसी का डिफरेंस होता है। दूसरी कंट्री सामान खरीदोगे तो आपको डॉलर या पाउंड्स में पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन अपनी कंट्री में हो तो आपका काम किससे हो जाएगा, आपका काम तो हमारी अपनी नोट जो चल रही है उसी से हो जाएगा। ठीक है, नंबर फोर, मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट, भाई अपनी कंट्री में तो आप कैश से भी पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे से भी कर सकते हो, पेटीएम से भी कर सकते हो, किसी भी तरह पेमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, एक्सटर्नल ट्रेड हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग दूसरी कंट्रीज हो रही है, वहां पर आपको इंटरनेशनल बैंक से पेमेंट करनी पड़ती है बाय चेक के जरिए से। समझ में आ रही बात। अपने कंट्री में तो बड़ा इजी, जैसे चाहो वैसे पेमेंट कर लो, लेकिन उसके लिए आपको चेक से करनी होगी, वो भी इंटरनेशनल बैंक से। ठीक है, नंबर 5, लाइसेंस। लाइसेंस नॉर्मली इंटरनल ट्रेड में जनरली बहुत कुछ बिजनेस जरूरत होती है, नहीं तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में आपको लाइसेंस मस्ट है। आप विदाउट लाइसेंस परमिशन लिए आप बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड से। ठीक, नंबर 6, रूल्स एंड रेगुलेशन। नंबर 6 क्या है हमारा, रूल्स एंड रेगुलेशन। भाई इंटरनल ट्रेड वालों की इतना रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, होते हैं कुछ ना कुछ तो होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है, बहुत से पेपर वर्क करने पड़ते हैं आपको, फिर जाके आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। ठीक, नंबर 7, पीपल इन्वॉल्व। पीपल इन्वॉल्व का मतलब क्या है, पर इंटरनल ट्रेड में भाई जो पीपल इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे डोमेस्टिक लोग होते हैं, घरेलू लोग होते हैं, जो कि इनको हम जानते हैं हमारे जैसे ही होते हैं, बहुत ज्यादा गोरे नहीं होते, बहुत ज्यादा काले नहीं होते। समझ में आ रही बात। तो कौन से होते हैं वो पीपल इन्वॉल्व, कौन होते हैं, हमारी कंट्री के ही लोग होते हैं, है ना। लेकिन जो एक्सटर्नल ट्रेड में होते हैं वो क्या होते हैं भाई, वो क्या होता है, दूसरी कंट्री के भी उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 8, लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। अपने देश में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, इंटरनल ट्रेड में हो रही है, तो आप जो है लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन अपनी लैंग्वेज का, लोकल लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप बाहर से कर रहे हो तो आपको दूसरी लैंग्वेज आनी चाहिए। फिर इंग्लिश में आप बात कर रहे हो, अगर इंग्लिश उनको आती है, आपको आती है, तो आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हो। इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, नहीं तो आपको दूसरी कंट्री की लैंग्वेज आनी चाहिए। ये सारी चीजें होती है, ये सब डिफरेंस होते हैं। 8 डिफरेंस बता दिए, 5 से ज्यादा नहीं पूछता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको तो आपको नोट्स में दे दूंगा, बट आपको इसको तो अपने ओन वर्ड्स में लिखना चाहिए। सिर्फ हेडिंग याद करो, ओन वर्ड्स में सबके आंसर बना के खटाखट कर डालना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ डिफिकल्टीज इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखो
जैसे इससे समझ में आपको आ ही गया होगा कि भाई इतना इजी नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड करना। बाइंग एंड सेलिंग अपने देश में करना बड़ा इजी है, लेकिन जब बाहर करोगे ना, इंटरनेशनल ट्रेड करोगे ना, तो वहां पर प्रॉब्लम बहुत अराइज होती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती है। तो वही देखते चलो कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है। नंबर 1, डिस्टेंस। डिस्टेंस की प्रॉब्लम है भाई। आज सामान ऑर्डर करोगे तो सामान आते आते बहुत टाइम लग जाता है, महीनों लग जाते हैं। भाई शिप से आता है ना तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। डिस्टेंस है, और जल्दी जो बायर्स एंड सेलर है वो एक दूसरे से मिलते नहीं है, तो बहुत से रेयर केस में मुलाकात होगी, नहीं तो उनकी आपस में होती ही नहीं, वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। है ना, समझ में आ रही बात? तो ये सारी प्रॉब्लम आती है, इसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। नंबर 2, डिफरेंट लैंग्वेज। अब दूसरी कंट्री की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, हमारी कंट्री की लैंग्वेज डिफरेंस है। अब वो लिख के कुछ और भेज रहा है, हमें कुछ और लिख के भेजना पड़ रहा है। जो बिल्स आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट भेजा जाता है, तो वो उसमें अलग अलग चीजें चल रही है। अब इसमें क्या हो रहा है भाई, उसके लिए हमें एक एक्सपर्ट को हायर करना पड़ रहा है जो उसकी लैंग्वेज को जानता हो, फिर उनको भी करना पड़ रहा है, तो लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है। नंबर 3, डिफिकल्टीज इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। भाई डिफिकल्टीज होती है ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज बहुत ज्यादा आते हैं। अब भाई कंट्री दूसरी कंट्री में सामान भेजोगे तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो आएगा ही, ऊपर से कम्युनिकेशन के लिए प्रॉब्लम है। आप एक बार भेज रहे हो रिसिप्ट, फिर उधर से कुछ आ रहा है, उसमें भी खर्चे बढ़ रहे हैं। आप पोस्ट कर रहे हो सामान, भाई खर्चे तो आएंगे ही आएंगे ना, तो पोस्टेज का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, तो डिफिकल्टीज इन ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, तो इतने खर्चे, ये सारी प्रॉब्लम तो आनी आनी है। तो नंबर 3 समझ में आ गई बात। नंबर 4, रिस्क इन ट्रांजिट। रिस्क इन ट्रांजिट का मतलब क्या है भाई, आप जो भी सामान बेचते हो, किससे बेचते हो, शिप से बेचते हो, तो उसमें अक्सर देखते हो तूफान वगैरह आ जाता है, साइक्लोन वगैरह आ जाता है, तो वहां पर भाई या फिर चोरी वगैरह हो गई, है ना, डाकू वगैरह आ गए, ये सारी चीजें अक्सर मतलब प्रॉब्लम्स आती ही आती है शिप में, तो इसलिए लोग डरते हैं। जॉब मर्चेंट नेवी में लोग जॉब भी नहीं करने देते हैं नॉर्मली। आप अपने पेरेंट्स से बोलना कि मैं मर्चेंट नेवी में जॉब करना चाहता हूँ, देखना 10 में 5 तो ऐसे होंगे जो मना कर देंगे, नहीं आप भैया घर पे रहो, लेकिन मर्चेंट नेवी में आपको नहीं जाना है। भाई रिस्क रहता है ना, तो लोग पेरेंट्स घबराते हैं अक्सर। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि रिस्क इन ट्रांजिट, तो वहां पर ऐसी चीजें होनी, तो नॉर्मली लोग इंश्योरेंस कराए रहते हैं, इंश्योरेंस से पैसा तो मिल जाता है बट पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाता, तो रिस्क रहता है। ठीक है, इसमें भी रिस्क भी रहता है और चार्जेस भी ज्यादा लगते हैं। नंबर 5, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेन बिजनेसमैन। अब इंफॉर्मेशन की कमी होती है, लैक माने क्या होता है, कमी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेन बिजनेसमैन। अब जो फॉरेन बिजनेसमैन है, इससे आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, जो बायर है, मान लो सपोज आप सेलर हो, दूसरा वाला बायर है, अब उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है फ्रॉड हो सकता है आपका पैसा नहीं दे, हाँ हो सकता है आपको क्रेडिट में सामान ले बाद में ना दे, तो ये सारी चीजें मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है। तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होगी किसी के बारे में भी, तो वो फ्रॉड की चांसेस तो वहां पर बन जाते हैं ना, तो ये डिफिकल्टीज होती है। नंबर 6, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन तो बेइंतहा बनाना पड़ेगा भाई, प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंटेशन वो डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी अच्छे कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। फिलहाल तो समझ लो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स पर प्रिपेयर करने पड़ते हैं। नंबर 7, प्रॉब्लम्स इन पेमेंट। पेमेंट में प्रॉब्लम होती है भाई, हर कंट्री की अपनी अपनी अलग करेंसी होती है, हमारी रुपीज है तो दूसरे की डॉलर है, किसी की पाउंड है तो किसी की टका है, हर जगह अलग अलग चल रही है। तो अब ये क्या करें, किसी में रियाल चल रही है, किसी में दिनार चल रहा है, सब में अलग अलग चल रहा है, तो प्रॉब्लम्स इन पेमेंट, पेमेंट की प्रॉब्लम है। अच्छा चलो दूसरी करेंसी तो ठीक है, लेकिन इसमें आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ ही रहे हो कि अक्सर जो है डॉलर कम ज्यादा होता रहता है, रुपीस कम ज्यादा होता रहता है, उसमें कम जो है ऊंच नीच होती रहती है, अप एंड डाउन लगा रहता है ना, दूसरी करेंसी में हमारी करेंसी में, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है भाई। मान लो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी अराइज होती है। तो ये सब आपकी डिफिकल्टीज है आपके इंटरनेशनल ट्रेड में। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं हमें अब इस चैप्टर में क्या देखना है। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यही तक रखते हैं, क्योंकि अगर इससे ज्यादा करेंगे तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी 20 मिनट्स की वीडियो समथिंग हो चुकी है, तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं रखता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पार्ट में दूं, ताकि आप भी जो है बहुत ज्यादा आपको हेक्टिक नहीं लगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, थोड़े पार्ट में पढ़ो, अभी भी टाइम है, 2 महीने आराम से इजिली हो जाएगा। तो आज मैं ये पार्ट अपलोड कर दे रहा हूँ, सेकेंड पार्ट इसका कल अपलोड कर दूंगा और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 19। फिर आपके 5 चैप्टर मुश्किल से बचे,
वो भी मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूंगा और इसी मंथ में कोशिश करूंगा दिसंबर से कंप्लीट करा दूं। बाकी इकोनॉमिक्स की वीडियोस मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दी है, अकाउंट्स की वीडियोस मोस्टली सिलेबस कंप्लीट है, तो आप लोग जाके इसलिए अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपकी रिक्वेस्ट हो, कोई चैप्टर चाहिए तो बताना, मैं उसके लिए आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, चलो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अपनी नई वीडियो में जिसमें हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 2 और उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।